आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने वोट तो जरूर ही दिया होगा और जब वोट देने गए होंगे तो ईवीएम से जरूर परिचित होंगे। ये वही मशीन है जिसमें प्रत्याशियों की किस्मत बंद होती है। कई बार राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान में भी ईवीएम का जिक्र होता है, हालांकि वो जिक्र राजनीतिक मायनों के लिए होता है। ईवीएम की थोड़ी बहुत जानकारी वोटर्स को तो होती है, मसलन वोट कैसे देना है या कैसे काम करती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि ईवीएम में किस पार्टी के कैंडिडेट को किस स्थान पर रखना है, यानी किस नंबर पे कौन से कैंडिडेट का नाम होगा। तो चलिए हम आज के इस एक्सप्लेनर में आपको बताते हैं कि आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है और प्रत्याशियों के नामों का क्रम कैसे निर्धारित होता है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव हमेशा ही एक जटिल प्रक्रिया रहे हैं। इसे सरल बनाने के लिए चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग करता है। हालांकि ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर अक्सर राजनीतिक लोग सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक यह आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या ईवीएम को किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने भी इस बात को नकार दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि ईवीएम सुरक्षित है और इसका ही प्रयोग चुनाव में होगा। ईवीएम के बारे में जानकारी वोटर को तो होती ही है, मसलन कि वो किस तरीके से वोट करना है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि ईवीएम में किस पार्टी के कैंडिडेट को किस स्थान पर रखना है, यानी किस नंबर पर कौन से कैंडिडेट का नाम होगा। आखिर कैंडिडेट का नाम मशीन में किस क्रम में रखा जाता है, यह जानकारी देने से पहले आपको यह बता देते हैं कि आखिर ईवीएम काम कैसे करती है। आजादी के बाद हमारे देश में 70 के दशक तक बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे। देश में पहली बार मई 1982 में चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। केरल के पराऊर विधानसभा के 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम से लोगों ने वोट डाला, पर चुनाव हारने वाले उम्मीदवार एससी जोस ने ईवीएम से चुनाव और रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती दे दी, जिस पर कोर्ट ने फिर से चुनाव का आदेश तो दे दिया, लेकिन मशीन में टेम्परिंग की आशंका उस समय भी नहीं जताई थी। साल 1983 के बाद कुछ वर्षों तक ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कानूनी प्रावधान का आदेश दिया था। दिसंबर 1988 में संसद ने कानून में संशोधन किया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 61A को जोड़ा। भारत में 2004 में देश की 14वीं लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का पूर्ण रूप से इस्तेमाल हुआ। मतदान केंद्रों पर 7.5 लाख मशीन रखी गई। 2004 के बाद से सारे चुनाव ईवीएम से ही हो रहे हैं। एक ईवीएम 2 यूनिट को मिलाकर बनती है, पहली कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेटिंग यूनिट। दोनों यूनिट 5 मीटर लंबी केबल से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट बूथ में मतदान अधिकारी के पास कंट्रोल यूनिट रखी होती है, जबकि बैलेटिंग यूनिट वोटिंग मशीन के अंदर होती है, जिसका इस्तेमाल वोटर करता है। कंट्रोल यूनिट के लिए जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है उसे एक माइक्रोचिप में डाला जाता है। माइक्रोचिप में डालने के बाद उस प्रोग्राम को ना पढ़ा जा सकता है, ना कॉपी किया जा सकता है और ना ही इसमें कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। चुनाव होने के बाद मतदान अधिकारी क्लोज बटन को दबाकर ईवीएम को बंद कर देता है। क्लोज बटन दबाने के बाद ईवीएम पूरी तरीके से बंद हो जाती है और इसके बाद कोई बटन काम नहीं करता है। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों यूनिट को अलग कर देते हैं। वोट बैलेटिंग यूनिट में सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद काउंटिंग के वक्त ईवीएम की रिजल्ट बटन दबाते ही इसमें पड़े मत डिस्प्ले होने लगते हैं। यह बटन सील्ड होती है और बिना क्लोज बटन दबाए यह काम भी नहीं करती है। एक ईवीएम में ज्यादा से ज्यादा 64 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की जा सकती है, यानी एक मशीन में 64 कैंडिडेट का नाम दर्ज किया जा सकता है। दरअसल एक बैलेटिंग यूनिट में 16 कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग की जा सकती है और एक कंट्रोल यूनिट में 4 से ज्यादा बैलेटिंग यूनिट को नहीं जोड़ा जा सकता है। वहीं 2013 के बाद बनी M3 ईवीएम में 384 कैंडिडेट्स का नाम फिट किया जा सकता है। हालांकि इसे अभी चुनाव आयोग ने अपने बेड़े में शामिल नहीं किया है। वहीं एक ईवीएम में सिर्फ 3480 वोट डाले जा सकते हैं। दरअसल भारत में एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से ज्यादा नहीं होती है। इस लिहाज से एक मतदान केंद्र पर एक ईवीएम ही पर्याप्त होता है। ये तो हो गई जानकारी कि ईवीएम अस्तित्व में कब आया और यह कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। अब आते हैं असल मुद्दे पे, यानी कि किस कैंडिडेट का नाम किस नंबर पर रखा जाएगा, ये आखिर कैसे तय होता है। तो ईवीएम में कैंडिडेट के नाम का क्रम उस राज्य की भाषा के हिसाब से तय होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्य जो हिंदी भाषी हैं, वहां नाम का क्रम हिंदी वर्णमाला के हिसाब से होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी प्रत्याशी का नाम क से और दूसरे प्रत्याशी का नाम
ख से शुरू होता है तो क से शुरू होने वाले नाम को पहले रखा जाएगा। एक और बात ध्यान देने वाली है वो ये कि ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम का क्रम तय तो होता है, लेकिन राजनीतिक दलों का नहीं, क्योंकि ईवीएम में सिर्फ दलों के सिंबल होते हैं जो प्रत्याशी के नाम के आगे लगे होते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम का क्रम कैसे तय होता है। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।